राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान बमनौली गढ़वाल बलिया, आपका अपना यूट्यूब चैनल। हम आप लोगों का जो डीएड स्पेशल कोर्स है, HI, VI और IDD तीनों कोर्स का ये कॉमन पेपर है, चौथा पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट, उसी के विषय में चर्चा करेंगे। ये पिछले क्लास में हमने आपको अधिगम के विषय में बताया था कि अधिगम क्या है। आज जो है हम अधिगम स्थानांतरण के विषय में आप लोगों के बीच अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप निश्चित रूप से उसको पूछने का प्रयास करिएगा। तो ये अधिगम स्थानांतरण, इसमें होता क्या है यार, इस अधिगम यानी सीखना है तो शिक्षा का अंतरण और शिक्षा का स्थानांतरण, ये दोनों बात एक ही है। कोई कहे कि शिक्षा का अंतरण या शिक्षा का स्थानांतरण, ये दोनों बात एक ही है। तो शिक्षा शब्दकोश प्रत्येक प्रशिक्षण के बिना निश्चित अधिगम में विकास, वृद्धि, संशोधन, किसी क्रिया के अभ्यास के द्वारा संबंधित क्रिया में आदान प्रदान, संशोधन ही अधिगम का रूपांतरण है। अब जो है यह अधिगम अंतरण या अधिगम स्थानांतरण, इसके अर्थ और परिभाषा के विषय में जानेंगे। इस अधिगम अंतरण का अर्थ के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है। जैसे श्री सुरेश भटनागर ने बताया कि एक क्रिया का दूसरी परिस्थिति में उपयोग किया जाना ही अधिगम अंतरण है। यानी एक कोई क्रिया हम कर रहे हैं, उस क्रिया को दूसरी परिस्थिति में बदल देना या उपयोग कर लेना, यह अधिगम अंतरण है। ये डॉक्टर सरजू प्रसाद चौबे ने इसके विषय में बताया कि यह सिद्धांत है कि एक विषय से अध्ययन प्राप्त संस्कार उसी विषय तक सीमित न रहे, बल्कि अन्य विषयों तक परिस्थितियों में उपयोगी सिद्ध हो। यह शिक्षण के स्थानांतरण के नाम से प्रसिद्ध है। यानी जो चीजें हम सीखते हैं वह सीखने का कार्य एक ही विषय तक न रहे, बल्कि अन्य विषयों और अन्य परिस्थितियों में उसका उपयोग किया जाए, तो यह अधिगम स्थानांतरण है। शिक्षा विश्वकोश, जब कोई व्यक्ति किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है, अधिगम प्रारंभ हो जाता है। जब अधिगम के विशेष अनुभव व्यक्ति की योग्यता को प्रभावित करते हैं और उनका रूप भिन्न होता है, तो वह क्रिया अधिगम के अंतरण में स्वीकारी जाती है। सोरेन सन, इन्होंने बताया कि अधिगम अंतरण के द्वारा व्यक्ति उस सीमा तक सीखता है जब तक एक परिस्थिति से प्राप्त योग्यताएं दूसरे को सहायता देती है। वस्तुतः अधिगम अंतरण का कार्य एक अनुशासित प्रक्रिया द्वारा संचालित किया जाता है। मानसिक शक्तियां समुचित रूप से कार्य करती हैं। इन्हीं की व्यवस्था से अंतरण सुगमता पूर्वक किया जाता है। प्रारंभावस्था में लोगों ने मनोविज्ञान को एक शक्ति के रूप में मान्यता दी। शरीर में कल्पना, इच्छा, जिज्ञासा, अवधान, रुचि, तर्क, स्मृति आदि की शक्ति का ही एक पक्ष स्वीकार किया। शक्तिवादियों को
दो विचारधाराएं थी। एक जो थी विधिवत अनुशासन और दूसरा जो था अधिगम अंतरण। इसमें वेव का विचार ये आया कि प्रशिक्षण के अंतरण का संबंध इस प्रश्न से है कि क्या एक विषय जैसे विज्ञान या रसायन शास्त्र के अध्ययन में सहायता देगा या उसमें बाधा डालेगा या उसे किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। यह सिद्धांत मन की शक्तियों के बारे में कुछ भी स्वीकार करके नहीं चलता, बल्कि वह देखता है कि व्यक्ति को स्थिति में अनुभव प्राप्त करने के बाद स्थित ख ग घ क्या करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत का अर्थ यह देखता है कि स्थित क में प्राप्त अनुभव को व्यक्ति स्थित ख ग घ में सर्वोत्तम लाभ किस तरह से उठा सकता है। श्री आदित्यनारायण तिवारी ने बताया कि एक परिस्थिति में प्राप्त किए गए ज्ञान को किसी नवीन परिस्थिति में अनुप्रयोग करना ही अधिगम अंतरण है। जैसे हम कोई खेल खेल रहे हैं, जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट खेलने के बाद टेबल टेनिस खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेल का टेबल टेनिस में क्या उपयोग हो सकता है, यह अनुप्रयोग ही क्या है, अधिगम अंतरण। तो अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, तो अधिगम स्थानांतरण के मुख्य रूप से यह 6 प्रकार का है। पहला है धनात्मक अंतरण, दूसरा ऋणात्मक स्थानांतरण, तीसरा एक पक्षीय स्थानांतरण, चौथा द्विपक्षीय स्थानांतरण, पांचवा है लंबात्मक स्थानांतरण और छठवां जो है वो है क्षैतिज स्थानांतरण। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका धनात्मक अंतरण। इसमें पूर्व संचित तथा प्राप्त अनुभव नवीन समस्या के समाधान में सहायता प्रदान करता है। जैसे हमारे अंदर पूर्व संचित यह होता है जोड़ घटाना। विद्यालय में भी जाते हैं तो वहां भी हमको जोड़ घटाना पढ़ाया जाता है। अब इसका उपयोग कहां है, तो जैसे आप बाजार में गए और बाजार में जाकर के कोई सामान आप ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वहां हिसाब करने में आपका वह ज्ञान काम करता है। जैसे हमने 5 रुपया का मसाला ले लिया, 10 रुपया का आलू ले लिया, 2 रुपया का मिर्चा ले लिया, तो इस तरह से ले करके और फिर अब हमको टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा, तो यह हिसाब जो है हमारे विद्यालयी शिक्षा और संचित ज्ञान के आधार पर यह बाजार में काम कर जाती है। तो ये क्या है, धनात्मक अंतरण है। दूसरा है ऋणात्मक स्थानांतरण। तो ऋणात्मक स्थानांतरण में भी पूर्व संचित अनुभव भविष्य की शिक्षा में, भविष्य के ज्ञान में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे मैंने पीछे बताया, जैसे टेनिस खिलाड़ी है और क्रिकेट सीखता है, तो टेनिस का खिलाड़ी क्रिकेट सीखेगा तो उसके अंदर क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि उसका पूर्व ज्ञान तो टेनिस का है और नवीन ज्ञान में वह क्रिकेट खेलना जा रहा है, तो वहां टेनिस और क्रिकेट दोनों में भिन्नता होगी, तो भिन्नता होगी तो वह बाधा उत्पन्न होगा। तो यह जो है यह ऋणात्मक स्थानांतरण है। तीसरा है एक पक्षीय स्थानांतरण। शरीर के एक अंग को दिया गया शिक्षण या प्रशिक्षण यदि भविष्य में उपयोगी बन सके तो इसे एक पक्षीय स्थानांतरण कहा जाता है। अगला है द्विपक्षीय स्थानांतरण। शरीर के एक पक्ष में दिया गया प्रशिक्षण या ज्ञान शरीर के दूसरे पक्ष में अन्यास रूप से ही स्थानांतरित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को द्विपक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। अगला है लंबात्मक स्थानांतरण। तो लंबात्मक का अंतरण धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों
एक तरह का होता है, एक स्तर पर प्राप्त किया गया ज्ञान दूसरे स्तर में सहयोगी होता है। बाल्यावस्था में संचित ज्ञान जीवन की प्रौढ़ावस्था में भी सहयोग प्रदान करता है। अगला है क्षैतिज स्थानांतरण, यानी जब एक विषय का किसी अन्य विषय के समझने में उपयोग किया जाता है, वह विषय समझने में सहायता प्रदान करता है, तो उसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। अब जो है अगला ये रहा आपका स्थानांतरण के प्रकार। अब अगली बात आती है स्थानांतरण का सिद्धांत। तो स्थानांतरण का सिद्धांत कई है। पहला सिद्धांत है नियमित विनय का सिद्धांत, शक्ति मनोविज्ञान पर आधारित, यानी अभ्यास द्वारा मस्तिष्क की शक्तियों को घनिष्ठ बनाकर उसका किसी भी परिस्थिति में प्रयोग करना। नियमित विनय का सिद्धांत वास्तव में शक्ति मनोविज्ञान पर ही आधारित है। इस प्रकार की विचारधारा वाले मनोवैज्ञानिकों की यह धारणा है कि मानव का मस्तिष्क स्मृति, कल्पना, तर्क, निरीक्षण इत्यादि एक समूह पुंज है और इस सिद्धांत के अनुसार बालक अभ्यास के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है तथा यथा समय उसका उपयोग भी करता है। मानव की शक्ति बढ़ाने के लिए उसका स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है समान अंशों का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने बताया एक विषय को स्मरण करने के पश्चात उसी प्रकार के दूसरे विषय का स्मरण करने में शिक्षण का बहुत स्थानांतरण होता है। समान अंशों का सिद्धांत यह थॉर्नडाइक का सिद्धांत माना जाता है और इसमें पारस्परिक विषय की समानता के कारण स्थानांतरण सुगमता पूर्वक हो जाता है। तीसरा है सामान्यकरण का सिद्धांत, यानी जिस सीमा तक कोई व्यक्ति अपने अनुभवों के द्वारा कोई सामान्य सिद्धांत निकाल लेता है, उसी सीमा तक संस्करणों का स्थानांतरण होता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक C.H. जड़ हैं। किसी भी विषय का अध्ययन करते हुए मानव या छात्र यदि किसी भी प्रकार के नियम या सिद्धांत का अन्वेषण कर लेता है अथवा कोई उपनियम ही बना लेता है, तो उसका अन्य विषय में भी उपयोग किया जा सकता है। इसे सामान्यीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे हम कोई चीज याद कर रहे हैं, किसी चीज को पढ़ रहे हैं, तो उसमें उसका हम एक सूत्र बना लेते हैं। जैसे मान लो हम कला का शिक्षण कर रहे हैं, तो कला का शिक्षण कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत अष्टबाल चक्र से होती है। तो अष्टबाल चक्र में 8 रंग होते हैं। वो 8 रंग कौन कौन है? बहुत सारे लोगों से पूछो, नहीं आएगा, भूल जाएंगे। लेकिन उसका सूत्र है कि आनी, बैला, नापी, धास। आनी आ का मतलब आसमानी, अन्नी नी का मतलब नीला, वैला वाय का मतलब बैगनी, अला का मतलब लाल, नापी ना का मतलब नारंगी, पी के मतलब पीला, धास धा का मतलब धानी, स का मतलब समुद्री हरा। ये आपका रंग हो गया। तो आनी, बैला, नापी, धास, ये सूत्र याद कर लिए, 8 रंगों का नाम याद हो गया। इसी पर अब जब इसके विषय में डीपली पढ़ेंगे तो इसमें कैसे आप विरोधी रंग निकाल लोगे, कैसे समानार्थक रंग बना लोगे, ये सारी चीजें इसी सूत्र में है। इसकी भी अगर जरूरत पड़ेगी तो किसी दिन क्लास में आपको बताने का प्रयास करेंगे। उसी तरह से अब यह तो कला की बात हुई। अब गणित पर आ जाओ। तो गणित में जैसे हम पैमाना पढ़ते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, अब इसको बनाने के लिए सूत्र है किलो हेक्टो डेका, और उसके बाद मुख्य इकाई डेसी सेंटी मिली, यानी 7 लाइन लिख लो
और 7 लाइन को इसी पर जो है 42 पैमाना आपका बन करके तैयार हो जाएगा। बिना याद किए माने एक सूत्र को दूसरे में विषय पर लागू कर लेना, यह क्या है? स्थानांतरण है और यही सामान्यीकरण का सिद्धांत है। अगला जो है चौथा पॉइंट, सामान्य एवं विशिष्ट अंश का सिद्धांत। स्पीयरमैन स्थानांतरण विशेष योग्यता में न होकर साधारण योग्यता में होता है। स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत को द्वितात्विक सिद्धांत भी कहा जाता है। बालक के प्रत्येक विषय के अध्ययन में सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। अगला जो है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, यानी प्रशिक्षण स्थानांतरण में इस सिद्धांत का सर्वाधिक प्राचीनतम सिद्धांत माना गया है। इसमें तर्क, ज्ञान, बुद्धि, ध्यान, स्मृति, कल्पना इत्यादि को एक दूसरे से स्वतंत्र माना गया है। परिणाम स्वरूप इनको सर्वथा पृथक रूप से प्रशिक्षण दे करके इनके भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद है आपका औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। मानसिक शक्तियों को धीरे धीरे प्रशिक्षित करके किसी भी अवस्था या समय में उनकी योग्यता का परीक्षण किया जा सकता है। अगला है पूर्णाकारवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत में वस्तु, क्रिया एवं आकार को ही महत्व दिया जाता है। अधिगम की प्रक्रिया में मुख्य महत्व दिया जाता है। अंतर्दृष्टि से अनुभव एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से ही परिवर्तित या स्थानांतरित हो जाता है। इस सिद्धांत को प्रति अंतर्दृष्टि रखी जाती है। बच्चों, चिंपांजी, चूहों पर प्रयोग करके इस सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है। मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत। वागले महोदय ने स्थानांतरण के सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानते हुए मूल्यों के अभिज्ञान के सिद्धांत के पक्ष को प्रस्तुत किया है और इसको उन्होंने आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है। किसी भी ज्ञान या क्रिया को विकसित करते समय आदर्श रूप प्रस्तुत करना नितांत आवश्यक है। अब जो है अधिगम स्थानांतरण की शर्तें और परिस्थितियां। जैसे अधिगम को हम स्थानांतरण कर रहे हैं, उसका शर्त क्या है और यह किन परिस्थितियों में इसका स्थानांतरण अधिगम का किया जा सकता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे, जैसे पहले सीखने की इच्छा। अधिगम स्थानांतरण में यह आवश्यक कार्य है कि सीखने वाले में इच्छा का पाया जाना नितांत आवश्यक है। जैसे हम आपको एक विषय से दूसरे विषय का अधिगम स्थानांतरण करना चाह रहे हैं, लेकिन यह अधिगम का स्थानांतरण तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर सीखने की इच्छा हो। अगर सीखने की इच्छा नहीं होगी तो मैं लाख प्रयास करूंगा, उसका असर आप पर होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी आप उस कार्य को कर नहीं सकते। जैसे आप मान लो हम आपको 2 रुपया देना चाहते हैं और आप लेना ही नहीं चाहते हो, तो फिर हम आपको कैसे देंगे भाई? या तो आपको रखेंगे तो गिरा देंगे या फेंक देंगे। तो जब तक आपकी इच्छा नहीं बनेगी लेने की, तब तक आपको कोई दे नहीं सकता है। दूसरी चीज है सामान्यीकरण। पूर्व अनुभव के आधार पर जितना अधिक एक मध्यम मार्ग या सामान्य सिद्धांत की संरचना की जाएगी, अधिगम स्थानांतरण उतना ही प्रभावशाली होगा। सीखने वाले की शैक्षणिक योग्यता। श्री पीडी पाठक ने बताया कि सीखने वाले का ज्ञान एवं शैक्षिक योग्यता जितनी अधिक होती है, उतने ही अधिक उसमें स्थानांतरण की क्षमता होती है। उसके ज्ञान और शैक्षिक योग्यता के आधारभूत शर्त यह है कि उसने विषय या विषय का अध्ययन सोच समझकर किया या रट कर तो नहीं किया।
अगर रट कर प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान का स्थानांतरण यह प्रायः असंभव है। जैसे कोई भी चीज है, किसी चीज को हमने सोच समझ करके याद किया और किसी चीज का हमने रट करके याद किया, तो जो सोच समझ करके याद किया उसका एक विषय से दूसरे में स्थानांतरण करना आसान है, लेकिन जो रट करके याद किया गया है और उसका स्थानांतरण करना यह एक तरह से असंभव है। अगला है समझना। जिस विषय की अच्छी तरह से समझ आत्मसात कर लिया जाता है उसका स्थानांतरण सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। अगला है सीखने वाले की सामान्य बुद्धि। सीखने वाला जितना अधिक व्यवस्थित एवं सामान्य बुद्धि का होगा, अधिगम की प्रक्रिया उतनी ही अधिक प्रभावशाली होगी। संप्रयत्नशीलता। श्री राम बाबू गुप्त ने बताया कि यदि हम नवीन परिस्थितियों के पूर्व अनुभवों के ध्यान में रखते हुए प्रयास पूर्वक समझते हुए पूर्व सीखी हुई विधियों का प्रयोग करते हैं तो शिक्षण अथवा संस्कारों का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण होने वाले विषय के प्रति मनोवृत्ति। यदि बालक की मनोवृत्ति सीखने के एकदम अनुकूल है तो वह स्थानांतरण धनात्मक माना जाता है। समान शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां, पद्धतियां या प्रक्रिया में समानता है तो स्थानांतरण में बहुत ही आसानी होती है। अध्यापक एक विषय का अध्यापन तुलनात्मक विधि द्वारा करता है तो स्थानांतरण में सुगमता होती है। अगला जो है अधिगम स्थानांतरण के कुछ प्रयोग, जैसे जेम्स के प्रयोग रहा। सन 1980 में अपने ग्रंथ साइकोलॉजी में अनेक सिद्धांतों का प्रयोग करके प्रस्तुत किया और वह एक परीक्षण करना चाहते थे कि एक व्यक्ति याद करके दूसरी कविता याद करने में कितना समय लगाता है, और 4 व्यक्तियों पर परीक्षण किया तो उनका परिणाम एक समान प्राप्त हुआ। वुडवर्थ ने प्रयोग किया सन 1899 में दाएं हाथ से पेंसिल चलाकर निशान लगाने का अभ्यास किया तथा यह पाया कि एक हाथ को दिया गया प्रशिक्षण दूसरे हाथ में सहयोग प्रदान करता है। दर्पण रेखांकन में भी इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट 1903 एवं स्टार्च 1910 में इसी प्रकार का प्रयोग किए। डॉक्टर शालिग्राम त्रिपाठी का प्रयोग, तो डॉक्टर शालिग्राम त्रिपाठी ने तिरुपति, जो आंध्र प्रदेश में है, अपने पुत्र अजय मणि त्रिपाठी पर अधिगम के स्थानांतरण का प्रयोग किया। 3 वर्ष की अवस्था में उसे बाएं हाथ से लिखाया, जबकि उनके घर में सभी दाएं हाथ से लिखते हैं। 3 माह बाद दाएं हाथ से लिखाया तो वह आसानी से लिख गया तथा इसी प्रकार दूसरा प्रयोग पूरी उड़ीसा में अपनी पुत्री पर किया। उसे दाएं हाथ से ही लिखाया तथा अनुकरण विधि द्वारा अजय का अनुकरण करने के कारण उसके भी अधिगम का स्थानांतरण हुआ और वह बाएं हाथ से लिख सके। अधिगम, स्थानांतरण एवं अध्यापक। अध्यापक को औपचारिक अधिगम का नियंता माना जाता है। जिस प्रकार विद्यालय के स्थित छात्र से है उसी प्रकार से अध्यापक अधिगम का कारक है। अधिगम स्थानांतरण के लिए अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका है। अध्यापक को अंतरण के समय इन तथ्यों की ओर ध्यान देना चाहिए, जैसे अस्पष्ट ज्ञान। जिस विषय को उसे अध्यापन करना है इसका उसे पूर्ण रूप ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण रूपेण ज्ञान होना चाहिए, तथा किस विषय के साथ अंतरण करना है इसका भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अधिगम का स्थानांतरण कर सकते हैं। बुद्धि। अध्यापक को अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कक्षा में कुशाग्र बुद्धि के छात्रों में
विषय का स्थानांतरण करना चाहिए। अगला है शिक्षण विधि। विषय के अंतरण के लिए शिक्षण मनोवैज्ञानिक एवं रोचक विधियों द्वारा किया जाना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी विधियां हैं। अब जो है अधिगम, स्थानांतरण एवं शिक्षा। अंतरण को शिक्षण अधिगम का एक आत्मीय तत्व स्वीकार किया गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अंतरण का विशेष महत्व है। जैसे पहला है छात्रों के समक्ष सिद्धांतों को स्पष्ट करना। दूसरा है सिद्धांतों का जीवन के साथ सह संबंध स्थापित करना। तीसरा है पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। चौथा है पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों का स्थान एवं मनोवैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करना। भाषाओं का ज्ञान सुगमता पूर्वक होना और स्थानांतरण में कठिनाई नहीं होगी। या अगर भाषाओं का ज्ञान सुगमता पूर्वक हो तो छात्रों को उनके उद्देश्य या लक्ष्य के अनुसार शिक्षा दी जाए। कोई छात्र जिस प्रकार का लक्ष्य बनाया है उसको उसी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। जैसे कोई अध्यापक बनना चाहता है तो उसको अध्यापक की शिक्षा मिलनी चाहिए। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, यानी जो उसका लक्ष्य हो उस लक्ष्य के अनुसार उसको शिक्षा देनी चाहिए। अगला है ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों ही प्रकार का स्थानांतरण किया जाना चाहिए। बालकों का अध्यापन क्रम मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। छात्रों को समाजोपयोगी विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला जो है, अब यहां पर इतने ही पर इस कोर्स को हम रोकते हुए अब जो है हम इतनी जो भी चीजें आपको अभी रखने का प्रयास किया हूं, इससे कुछ प्रश्न बने हुए हैं और उन प्रश्नों का उत्तर जो है हम आप लोगों से जानने का प्रयास करेंगे और आप जो है निश्चित रूप से उसको बताने का प्रयास करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर इसको समझने का प्रयास किया जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अधिगम स्थानांतरण का क्या अर्थ है। तो ये है एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ में अधिगम का प्रयोग। दूसरा है अधिगम स्थानांतरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ में अधिगम का प्रयोग। तीसरा जो है प्रश्न है आपका सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है सकारात्मक वही धनात्मक। तो इसका यह है गणित के सूत्रों का विज्ञान में प्रयोग। चौथा है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का परिणाम होता है एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ में अधिगम का कठिनाईपूर्ण प्रयोग। अगला प्रश्न है आपका अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत में से कौन सा सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो है समानता का सिद्धांत। अगला है जब तक भाषा का ज्ञान दूसरी भाषा के अधिगम में सहायक होता है इसे क्या कहते हैं। तो इसी को हम कहते हैं अधिगम स्थानांतरण। अगला प्रश्न है अधिगम स्थानांतरण को कैसे मापा जा सकता है। तो संदर्भों के बीच के संबंधों द्वारा। अगला प्रश्न है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों में विशिष्ट का सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो विशेष संदर्भों में अधिगम का प्रयोग। अगला प्रश्न है आपका सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ में अधिगम का सहायक है। अगला है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का परिणाम होता है।
एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ में अधिगम में बाधा उत्पन्न होना। अगला प्रश्न है, तटस्थ अधिगम स्थानांतरण का मतलब है अधिगम का कोई प्रभाव न होना। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिगम स्थानांतरण समानता पर आधारित होता है? तो वो है क्षैतिज स्थानांतरण। अगला प्रश्न आपका है, जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में भी सहायक होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो वही क्षैतिज स्थानांतरण। अगला है, लंबवत स्थानांतरण का उदाहरण है विज्ञान का ज्ञान गणित में प्रयोग होना। अगला प्रश्न है, क्या जब गतिविधि से सीखी गई कौशल दूसरी गतिविधि में हस्तांतरित होती है तो इसे क्या कहते हैं? तो ये है सकारात्मक स्थानांतरण। अगला है, तटस्थ स्थानांतरण का उदाहरण है। तो तटस्थ का उदाहरण आपका है अधिगम का किसी अन्य संदर्भ में उपयोग न होना। अगला प्रश्न है आपका, समानता के सिद्धांत के अनुसार अधिगम स्थानांतरण होता है जब दोनों संदर्भों में समानता हो। अगला है, विशिष्टता के सिद्धांत से का क्या मतलब है? तो अधिगम का समान संदर्भ में प्रयोग। अगला प्रश्न आपका है, सामान्यीकरण के सिद्धांत के अनुसार इन चारों में से कौन सी बातें सही हैं? तो वो है अधिगम के विभिन्न संदर्भों में लागू किया जा सकता है। अगला है, रूपांतरण के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? तो वो है अधिगम को नए संदर्भ में रूपांतरित करना। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिकता के सिद्धांत के अनुसार इन चारों में से कौन सी बातें सत्य हैं? तो पहला यह है, नई जानकारी पुरानी जानकारी पर आधारित होती है। अगला है, क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बातें हैं? तो वो है प्रत्येक क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, अनुकरण के सिद्धांत के अनुसार इन चारों में से कौन सी बातें सत्य है? तो उसका ये है, अधिगम में अनुसरण और प्रतिरूपण की प्रक्रिया शामिल होती है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अधिगम को प्रेरित करना। अगला प्रश्न आपका है, अधिगम स्थानांतरण की एक प्रमुख शर्त है, वो है अधिगम की सामग्री में समानता। अगला प्रश्न है, किस परिस्थिति में अधिगम स्थानांतरण अधिक प्रभावी होता है? तो वो है जब पुरानी और नई स्थितियों में समानता हो। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला एक कारक है, वो है सामग्री की जटिलता। अगला है, जब अधिगम की सामग्री छात्रों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो तो स्थानांतरण सरल हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम स्थानांतरण की एक अनुकूल स्थिति है, वो है सामग्री की एकरूपता। अगला है, अधिगम स्थानांतरण के लिए महत्वपूर्ण शर्त है अधिगम की पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न आपका है, जब एक संदर्भ में
सीखा गया कौशल दूसरे संदर्भ में उपयोगी हो तो यह क्या कहलाता है? तो यह है सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। अगला है अधिगम स्थानांतरण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है संदर्भों के बीच समानता हो। तो इस तरह से कुछ प्रश्न थे। इन प्रश्नों को आपके बीच रखने का प्रयास किया। इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में भी आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इन प्रश्नों से आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा और इतनी सारी चीजों को आज आपके बीच रखने का मैंने प्रयास किया। अगर इसमें कोई बात आपको समझ में न आई हो तो आप क्लास में भी पूछ सकते हो और इस अपने YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में भी लिख करके इसका समाधान खोज सकते हो और उसको मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के क्लास को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद।